नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। मुद्दा न्यायिक सुधार का है, क्योंकि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश ललित ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल में केसों की लिस्टिंग व सुप्रीम कोर्ट में जरूरी मामलों को मेंशन करने समेत 3 प्रमुख क्षेत्रों में काम करने का इरादा जताया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम एक संविधान पीठ साल भर काम करे। नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जिन 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने की बात कही है, उसके क्या मायने हैं, क्योंकि सवाल न्यायिक सुधार का है और ये मुद्दा हर किसी से जुड़ा हुआ है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इंटरनेशनल ब्रिज टू जस्टिस इंडिया ट्रस्ट के चेयरमैन अजय वर्मा जी से। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के देश रतन निगम जी। देश रतन निगम जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं प्रमोद कोहली जी आपसे करूंगा। एक बड़ी बात जो उदय ललित जी ने कही है कि जिन 3 क्षेत्रों का उन्होंने कहा है, खासतौर से जो लिस्टिंग सिस्टम है उसको लेकर उन्होंने खास तौर पर टिप्पणी की है। आप कैसे देखते हैं, क्या मायने हैं जो कुछ मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा है? मनोज जी, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो उन्होंने एक संवैधानिक पीठ को कंटिन्यूसली पूरे वर्ष बनाने की बात कही है, उसके बड़े मायने हैं जी। आज क्या हो रहा है कि कई मसले, कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो संवैधानिक पीठ को रेफ़र किए जाते हैं, उनका फैसला ना होने की वजह से उसी इशू पे कितने ही केसेस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उसकी एक चेन रिएक्शन होती है जी। कुछ केसेस उसी इशू पे, उसी मसले पे जो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है या सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में पेंडिंग है, वो सब लंबित रह जाते हैं। तो उसकी एक चेन रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं है। उसके लिए जुडिशरी में पेंडेंसी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो काम करेगा और ऐसे मसले, ऐसे इश्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास लंबित हैं, पड़े हुए हैं, उनका जल्द से जल्द फैसला हो ताकि उसके जो बाकी केसेस उसी इशू पे पेंडिंग हैं उनका भी निपटान किया जा सके। जी, जैसे कौन से मुद्दे ऐसे जो संविधान पीठ के सामने आएंगे या जिन पे फैसला संविधान पीठ देगी, ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं या पेंडिंग पड़े हैं लंबे समय से? ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जी, जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफ़र किया जा रहा है और आर्बिट्रेशन में कई मुद्दे हैं, ऐसे ही और कई क्रिमिनल ऑफेंस के मुद्दे हैं। मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं आ रहा, तो अभी रिसेंटली एक केस जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया गया है। जैसे अभी एक रिसेंटली अभी एक केस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया रमना साहब ने जी। तो ये इनकी जो चेन रिएक्शन होती है वो बड़ी डेंजरस है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट केस, जो इम्पॉर्टेंट मसला है जो उन्होंने कहा है। और दूसरा लिस्टिंग। जी। लिस्टिंग के बारे में ज़्यादातर होता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ही मेंशनिंग किया जाता है, वही लिस्टिंग का देखभाल करते हैं। उन्होंने अच्छा कहा कि जिस बेंच के पास जो रोस्टर है वो बेंच ही लिस्टिंग के लिए सुने और अर्जेंट केसेस के लिए भी वही सुने। एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसमें लोगों को, आप सुबह देखा नहीं, कभी आपने शायद देखा हो कि सोमवार को और शुक्रवार को तकरीबन आधे घंटे से लेकर 1 घंटा जी। वकीलों का इतना रश होता है मेंशनिंग के लिए, लिस्टिंग के लिए, उसमें कोर्ट का इतना समय बर्बाद होता है, वही समय किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो तीनों जो इश्यूज़ उन्होंने टेकअप किए हैं जी, मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट है। जी। जुडिशरी का जो काम है लोगों को न्याय देना, उसमें जितना न्याय देर से होगा उतनी ज़्यादती होगी लोगों के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात की। जो तीनों बातें कही हैं, न्यायपालिका में पारदर्शिता है,
संवैधानिक पीठ एक साल भर काम करे, जो केस की लिस्टिंग का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। सवाल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का भी है। कई सवाल उठते हैं जब हम बात केसों की लिस्टिंग की करते हैं या पारदर्शिता की करते हैं। अजय वर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं संवैधानिक पीठ की ही बात करता हूं, क्योंकि संवैधानिक पीठ साल भर काम करे, इसके पीछे वजह क्या है और क्या इससे समाधान होगा? देखिए, सबसे पहले शुक्रवार को जब उन्होंने फेयरवेल में ये बयान दिया, तो अधिवक्ताओं में और मैं समझता हूं कि जनता में एक विश्वास की लहर, बिकॉज एक साधारण व्यक्ति जो है जुडिशरी को बहुत ही उच्च नज़र से देखता है और न्याय के प्रति देखता है। तो जो संवैधानिक पीठ में ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पेंडिंग हैं जी, जैसे कि 370 से रिलेटेड, CAA से मुद्दे से रिलेटेड, व्हाट्सएप पॉलिसी प्राइवेसी इश्यूज के ऊपर कि आपका डेटा के ऊपर डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और कुछ मुद्दे भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून के ऊपर भी हैं कि किसी कोई उच्च पद पे, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि 142 में सुप्रीम कोर्ट जो है विवाह विच्छेद के ऊपर भी एक मुद्दा पेंडिंग है। तो ये अगर साल भर में ये मैटर अगर डिसाइड हो जाते हैं तो उससे बहुत सी, जो जैसे कोहली सर ने बताया कि बहुत सी हाई कोर्ट्स में और बहुत सी जगह पे ये क्लैरिटी आ जाएगी। इसके साथ साथ में एक जो दूसरी बात जो मुझे एज ए अधिवक्ता, जो प्रिजन रिफॉर्म एक्टिविस्ट के रूप में मैं उस चीज को मानता हूं कि जो अर्जेंट मेंशनिंग है किसी व्यक्ति की एक लिबर्टी को, अगर कि उसकी आज़ादी को किया, किसी का बेल मैटर्स है, किसी की अपील की सुनवाई अर्जेंसी में होना है, कोई बीमार है, ऐसे मुद्दों को अर्जेंट मेंशनिंग के लिए भी उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज किया है। वो एक स्वयं सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, उनको पहलू के बारे में मालूम है कि किस तरीके से जो है जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। जो लास्ट बात जो है लिस्टिंग का, क्योंकि पिछले 2 साल में जस्टिस रमन्ना जी ने भी ये बात कहा कि 2 साल में कोविड में के समय पे ये जो मुकदमे सुन ही नहीं पाए, जो उनके लिए ये अब प्रायोरिटी रही रहेगा कि ये जितने मुकदमे पेंडिंग लंबित हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में, उनकी एक सिस्टमैटिक लिस्टिंग हो, जिससे कि सबको जो एक निचले तबका व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट आते आते वो थक जाता है और उसको एक आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर रहती है, तो उसका अगर जल्दी से जल्दी न्याय अगर होता है तो वो एक बहुत अहम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये बयान उनका बहुत ही अच्छा है और हमारी जो अधिवक्ता लोगों में भी बहुत एक उम्मीद जागृत हुई है। जी, बिल्कुल एक बड़ी बात उदय ललित जी ने कही है। जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कानून की व्याख्या करना है और इसके लिए जरूरी है कि बड़ी बेंच का गठन हो। ये कई बार बात उठ चुकी है, क्योंकि तमाम तरह के संवैधानिक मुद्दे लंबे समय तक पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहते हैं। देश रतन जी, आप कैसे देखते हैं जो संविधान पीठ की बात ललित जी ने कही है, उसके क्या मायने हैं और उसका क्या असर पड़ेगा हमारी न्यायिक व्यवस्था पर, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर? विनोद जी, न्यायिक सुधार का मामला वैसे तो बहुत ही वृहद विषय है, इसका दायरा बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इनका 3.25 महीने का कार्यकाल है, तो इन्होंने सिर्फ ललित जी ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुधार की बात करी है। उन्होंने पूरी न्यायिक व्यवस्था के सुधार की बात उन्होंने शायद नहीं करी। दूसरा, मैं लिस्टिंग पे सबसे पहले बोलना चाहूंगा जी। ये जो लिस्टिंग 2 तरीके से होती है, एक तो केस को फाइल करके लिस्ट कराना, दूसरा लिस्टिंग किस बेंच में जाएगी। आपको याद होगा कुछ कंट्रोवर्सी होती थी किसी समय कि ये कुछ इस तरह के केसेस किस बेंच में जा रहे हैं, तो ये लिस्टिंग उस तरह की बात कर रहे हैं कि कौन सा मामला किस तरह से उनका सूचीकरण किया जाए जिससे कि किस बेंच में जाएगा जी। उसको वो सरल करना चाहते हैं और पारदर्शी करना चाहते हैं, लोगों को समझ में आए। तो ये लिस्टिंग उस तरह की बात कर रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। दूसरा, रही मेंशनिंग के बात, जो CJI के सामने, चीफ जस्टिस के सामने होती थी, वो ये कह रहे हैं कि हम जजेस से बात करके अर्जेंट जो आपकी मेंशनिंग है वो जो कंसर्न बेंचेस हैं, कोर्ट्स हैं, उनके सामने करें बजाय कि चीफ जस्टिस के सामने, इसलिए वक्त भी बचेगा और केसेस भी जल्दी से लिस्ट हो जाएंगे। जो आपने मुद्दा उठाया संवैधानिक पीठ का, देखिए बहुत सारे, करीब 25 मामले अभी आने हैं संवैधानिक पीठ के सामने। क्या एक बेंच उसको कर पाएगी सारे साल काम करके? तो मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर एक बेंच बनती भी है 5 जजेस की कम से कम, तो वो 5 जजेस सिर्फ एक सुनेंगे, तो बाकी जो कार्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट का सफर करेगा। तो इसका न्यायिक सुधार करने का मकसद पूरा मुझे नजर होता नहीं आ रहा है। वो आंशिक तौर पर तो हो सकता है जी, 2 बेंचेस बनाए, लेकिन आपके पास जजेस सीमित हैं, तो इसलिए क्या आप उनको बना सकते हैं? इसीलिए आपको याद होगा इस तरह का सवाल उठा था
कि एक फेडरल कोर्ट ऑफ अपील अलग कर दी जाए जो कि नॉर्मल अपील, प्रॉपर्टी, सिविल मैटर सुने और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस के जो मैटर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुने। ये न्यायिक सुधार का ज्यादा जरूरी है मैं समझता हूं, बजाय कि एक संवैधानिक पीठ बना दे। देखिए विचार अच्छा है, लेकिन वो 5 जजेस बाकी काम छोड़ के सिर्फ एक ही मुद्दे पे वो सुनेंगे। क्या उससे आपके इतने जो आपके पुराने जो इतने सारे विचाराधीन केसेस है संवैधानिक पीठ वाले, क्या वो हो पाएंगे? तो ये एक इस पर पुनर्विचार की जरूरत जिसको मैं मानता हूं। दूसरा देखिए, दूसरा एक मुद्दा जो उठाना चाहिए था, कोलिजियन सिस्टम, जो कि एकदम पारदर्शी नहीं है, जो जजेस को अपॉइंट करता है। क्या जजेस को खुद को अपॉइंट करना चाहिए? दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे देश में होता है। जी। तो इन विषय पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देश रतन जी, ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर कई बार विवाद भी उठ चुका है। लेकिन केस लिस्टिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पहली प्राथमिकता मुख्य न्यायाधीश ने इसी को ही बताया है और इसमें पारदर्शिता की बात कही है। रोस्टर को लेकर भी पिछले दिनों सवाल उठे थे। आपने देखा, एक आम आदमी के लिहाज से केस लिस्टिंग का जो सिस्टम है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसमें पारदर्शिता की जो बात कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है? देखिए होता क्या है कि ललित जी ने ये नहीं बताया कि वो किस तरह की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दा इसीलिए मैंने 2 तरीके से देखा। एक, केस की लिस्टिंग के नजरिए से कि केस जो अब आप फाइल करते हैं उसकी लिस्टिंग बहुत पारदर्शी, वो ज्यादातर बहुत अच्छा काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जो लिस्टिंग होती है तो उसमें अगर आपने सारे ऑब्जेक्शंस हटा दिए, फौरन आपको ऑब्जेक्शंस बताए जाते हैं और केस फौरन वहां पर जैसे ही आपने ऑब्जेक्शन हटाए हो जाते हैं। हाँ, वो समय सीमा कम करनी है जब वो आपके कोर्ट के सामने लिस्ट हो। दूसरा, रोस्टर वाली जो लिस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे विवाद खड़े हुए थे पिछले बार, आपने देखा होगा कि इन रोस्टर के हिसाब से इन बेंचों को ये केसेस क्यों मार्क हो रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से अननेसेसरी था, लेकिन उसमें पारदर्शिता अगर आ जाए तो बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये न्यायिक सुधार सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित रहने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 50-60 हजार से ज्यादा मामले पुराने अभी पेंडिंग है, शायद उससे ज्यादा ही हैं। तो उस विषय पेंडेंसी को भी, और पेंडेंसी राष्ट्रीय स्तर पे देखनी पड़ेगी। जो सबसे निचली अदालत है, जब तक वहां आपके न्यायिक सुधार नहीं पहुंचेगा तो आम जनता को इससे मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फायदा हो। जी बिल्कुल देश रतन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में सुधार की पहल होती है तो अपने में एक ये अच्छी उम्मीद है, अच्छी पहल कही जा सकती है। लेकिन प्रमोद जी, एक बड़ा मुद्दा जो है वो केस की लिस्टिंग से संबंधित है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सुनवाई के लिए जो तारीख लगने की प्रक्रिया है, शायद उससे उनका ये आशय है। सुनवाई की तारीख, इसको लेके सवाल कई बार उठते हैं कि तारीख पर तारीख, और सुनवाई कौन सी तारीख, कितनी तारीख, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जी मैकेनिज्म है, अगर कोर्ट कहेगा कि 4 हफ्ते के बाद लगेगी, 6 हफ्ते के बाद लगेगी, कोई फिक्स डेट नहीं दी जाती। वो मुकदमा जो है नेक्स्ट टाइम लगे या नहीं लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। तो वो क्या होता है, एडवांस लिस्ट में केस आता है, तो कई बार एडवांस लिस्ट में आने से भी वो उसके बाद भी डिलीट हो जाता है। अब पार्टीज इतनी महंगी वकालत हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पार्टी ने कोई सीनियर एडवोकेट एंगेज करना है वो उसको एंगेज करता है, लेकिन केस डिलीट हो जाता है। तो ये मसला जो है, इसकी लिस्टिंग का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो अभी देश रतन जी ने भी कहा कि लिस्टिंग चाहिए। जैसे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट है और बड़े हाई कोर्ट्स हैं, जहाँ आज अगर केस लगा है तो आज किसी वजह से नहीं टेकअप हो सका या उसकी टर्न नहीं आई, तो उसको नेक्स्ट डेट दी जाए, स्पेसिफिक डेट दी जाए। जी। बजाय इसके कि कहने के 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जो केस लिस्ट नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि हर केस में जो भी केस कोर्ट के पास आए, एक बार टेकअप हो, उसमें एक फिक्स्ड डेट दी जाए। तो उससे भी एक रेगुलेटरी सिस्टम पैदा होगा, जो हाई कोर्ट्स में अक्सर चल रहा है। तो इसलिए लिस्टिंग, एक तो लिस्टिंग ये है, और दूसरा जो अर्जेंट लिस्टिंग है, जैसे वकील साहब मेंशन करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ये मेंशनिंग सिर्फ चीफ जस्टिस की कोर्ट के बजाय हर कोर्ट में जो जो रोस्टर का बेंच है वहाँ लिस्टिंग की जाए, वहाँ रिक्वेस्ट की जाए, और वो अपने आप अपना रोस्टर दे के, अपनी कन्वीनियंस दे के वो उसको लिस्टिंग करें। उससे एक सिस्टम में, मैकेनिज़्म में जो मैं समझता पारदर्शिता भी आएगी और लिस्टिंग की गारंटी भी होगी, और पार्टीज़ को पता होगा कि मेरा केस लग रहा है।
जी आज क्या होता है कि केस लगा है, लिस्ट में है, लेकिन केस आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मैं इसमें बात जोड़ना चाहता जी। हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर बेंच जो हैं वो सोमवार को और फ्राइडे शुक्रवार को वो लंच के बाद बैठते नहीं हैं। मुझे पता है कि उनके पास सोमवार को और शुक्रवार को इतना काम होता है, इतनी पढ़ाई करके आते हैं, थक जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जज साहबान पूरा दिन कोर्ट में बैठें तो कितने जो एरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनके तरफ ध्यान किया जा सकता है। सिर्फ चंद बेंच हैं जो पूरा दिन सोमवार को और शुक्रवार को काम करते हैं, बाकी जगह काम नहीं होता है। मिसलिनियस मैटर जो अर्जेंट मैटर हैं वो ख़त्म हो गए तो कोर्ट बंद। जी तो मैं समझता हूँ, मेरी एक सोच है कि जज साहबान को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को ये भी देखना चाहिए कि सोमवार को और शुक्रवार को पूरा दिन जी जैसे हाई कोर्ट में काम होता है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। समय का मुद्दा भी उठ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में समय को लेकर क्या इसमें फेरबदल किया जा सकता है, इस तरह का मुद्दा भी एक पिछले दिनों आया था। अजय वर्मा जी, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर खासतौर से सुनवाई की जो तारीख का सवाल है वो एक आम आदमी से जुड़ा सवाल है। तारीख पे तारीख उसे मिलती रहती है और अभी खुद प्रमोद जी ने बताया कि कितनी महंगी हो गई है वकालत, केस लड़ना अब आसान नहीं रहा है। कितनी तारीख पर कहां से पैसा कोई लाके किसी को देगा वकील को। मैं किसी वकील की वेतन की उसका मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तारीख पे तारीख जब मिलती है तो जिसे न्याय मिलना चाहिए उसमें देरी होती है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे कोहली सर ने बताया वो तो एक सेकंड स्टेप की बात है कि पहले तो मुकदमा जब फाइल दाखिल किया जाता है, दाखिल से कोर्ट के समक्ष आने में वो जो समयावधि, जैसे देशरतन जी ने भी बताया कि उस समयावधि को भी कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आज की तारीख में अगर आप कोई मुकदमा दायर करते हैं 15 से 20 दिन में वो कोर्ट के समक्ष आता है। उसके पश्चात जैसे 4 हफ्ते 8 हफ्ते की जो तारीख आती है वो जब भी लिस्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से की जाती है, तो उसमें भी एक सुधारात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने इंडिकेशंस किया था कि लिस्टिंग ऑफ केसेस, तो जैसे किसी भी अधिवक्ता ने आज फाइल किया उसकी रजिस्ट्री कितना क्विकली उसको एग्जामिन करती है, कितना जल्दी उसको देखती है ऑब्जेक्शंस करके, जिससे कि जो व्यक्ति जिसको एक अर्जेंट उम्मीद है कि मुझे एक तुरंत कुछ रिलीफ चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और उसका जो मुकदमा है फिर जल्दी आ जाए। और जैसा ये दूसरी बात कहा है कि एक स्पेसिफिक तारीख समय के हिसाब से देखी जाए, उसमें जो सुनवाई भी की जा सकती है हो, तो ये जो है एक साधारण व्यक्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा बात रहेगा, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद लेकर के व्यक्ति आता है। सारे चूंकि दिल्ली में ही संविधान जो है उच्चतम न्यायालय है, कोई लोगों का बहुत स्टेट से आते हैं, बहुत ही उनको खर्चा करना पड़ता है इस न्यायालय को पाने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि जो उन्होंने एक मुद्दा लिस्टिंग का कहा, मुझे उसमें लगता है कि शायद उसमें और डीपली देखा जाए तो जो जल्दी लिस्टिंग के केसेस हैं वो भी किया जा सकता है। हाँ, एक बात और, जो वकील जो जल्द सुनवाई के लिए पीठ के सामने या बेंच के सामने मांग कर सकेंगे, इस तरह का भी उन्होंने बात कही है। वकीलों की भूमिका और ज़्यादा बढ़े। देखने में आया कि वकील चाहते हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट सुबह पहुंच गए, लेकिन जज साहब की अपनी व्यस्तताएं हैं या और कोई प्रक्रिया ऐसी व्यस्तताएं हैं जिसके चलते वो सुनवाई नहीं हो पाती है। इसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह वकीलों की भूमिका को और बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं? देखिए, मैंने इसको बहुत ही दूसरे नज़रिए से देखा है कि जब ये मेंशनिंग की इन्होंने बात कहा है, सबसे पहले मेंशनिंग तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर वकील है या कोई अभी नया वकील है, उसको बड़ी तकलीफ होती है कि एक सीनियर्स के लिए मेंशनिंग जल्दी मिल जाती है, क्योंकि न्यायाधीश जो है जल्दी उसमें तारीख दे देते हैं। लेकिन इनकी इस बात से ये इंगित करती है कि उन्होंने इस बात को प्रायोरिटी पे लिया है कि जो भी अर्जेंट मैटर हो, चाहे वो कोई वरिष्ठ अधिवक्ता हो या साधारण AOR हो या एडवोकेट हो, वो अगर मेंशन कर रहा है तो उसके कॉज के लिए ज़रूर वो उनकी लिस्टिंग होगी। तो इसमें जो है ये मुझे एक पॉजिटिव नज़रिया नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी बेंचेज मेंशनिंग सुन ले पाएंगी और उनको अगर अर्जेंसी कुछ नजर आएगी, कुछ उसमें अर्जेंट तुरंत कोई रिलीफ चाहिए, तो वो सुनवाई हो सकती है उनके समक्ष। जी बिल्कुल देशरतन जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो न्याय में देरी होती है उसको लेकर सवाल उठता है कि 71,000 से ज्यादा मामले ठंडे बस्ते पड़े हैं और इसमें 10,000 से ज्यादा तो ऐसे मामले हैं जो 10 साल से लंबित हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का हाल है। अगर मैं निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक की बात करूं तो यह संख्या लाखों करोड़ों में जाती है। जी मनोज जी, आपने बहुत मुद्दा जो उठाया है जी। ये आम जनता के मर्म को छूता है और आम जनता इससे परेशान रहती है जब तारीखें पड़ती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जो अभी 3 मुद्दे जो हम लोगों ने उठाए, लिस्टिंग, मेंशनिंग, इनसे भी थोड़े जो अपेंडेंसी है वो कम की जा सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठाया था एक फंक्शन में बोलते हुए ललित जी ने, वो ये था कि क्या हम सुबह जल्दी काम कर सकते हैं जी 9 बजे से। और वो एक केस में 3 तारीख को बैठे थे, जो कि सैटरडे था, शनिवार के दिन भी बैठे थे। क्या बाकी जजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जजेस को वो खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, क्या रात में कोर्ट हो सकती है, क्योंकि रात में जो कोर्ट है उनमें बहुत सारे लोगों को भी आराम मिलेगा, कामकाजी लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापार करते हैं, दिन में नहीं आ सकते। तो इसलिए अगर देखा जाए क्या रात में कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो हमारी सरकार है उससे बात करके जजेस की संख्या क्या संशोधन करके बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि पेंडेंसी जल्दी खत्म हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो स्तर पर जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जी। हैं। आप सुबह जल्दी करें, रात में कोर्ट शुरू करें, नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दें। और एक जो बहुत बड़ी बात जो मैंने कही थी, जिसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, जो कि आम जो मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट आम मुद्दों पे क्यों अपना दिमाग और समय जाया करे, उसके लिए फेडरल कोर्ट ऑफ अपील खोलिए। और बाकी जो जहां संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न उठते हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखे। तो इसलिए इससे पेंडेंसी आपकी जो लंबित मामले हैं बहुत जल्दी खत्म होंगे। तो इस पे सरकार को और हमारी जो संसद है और हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय है, इन तीनों को बैठ के इस पर विचार विमर्श करके कुछ दूरदर्शी आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, जिससे कि जो लंबित मामले हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो सारी दूर हो जाएं। जी बिल्कुल। एक मुद्दा है न्यायालयों में नियुक्ति स्थानांतरण में पारदर्शिता का, जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं कि न्यायालय में जो नियुक्तियां होती हैं, स्थानांतरण जो किए जाते हैं, इसमें भी सवाल उठता है, पारदर्शिता का अभाव, कई बार सवाल उठे हैं इसे लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, ऐसा है कि ये सवाल आज से नहीं उठा है जी। ये काफ़ी ज़माने से चल रहा है। खासकर जो हायर जुडिशरी है उसमें जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट जजेस की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उसमें कितनी पारदर्शिता है। ये पहले भी कई बार सोचा गया कि नेशनल जुडिशल कमीशन 2 बार मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया जी। और जो पिछली बार जो सेकंड टाइम नेशनल जुडिशल कमीशन का इशू सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो उसमें एक रिक्वेस्ट की गई कि इसको एक बड़े बेंच के पास भेजा जाए, क्योंकि पहला फैसला जो था वो 5 जजेस का था, तो अब फिर दोबारा वही 5 जजेस सुन रहे थे। तो एक रिक्वेस्ट की गई सरकार की तरफ से भी और भी लोगों की तरफ से, लेकिन वो बात मानी नहीं गई। जी। मैं समझता हूँ कि नेशनल जुडिशल कमीशन एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन सकता है जिसमें पारदर्शिता ज़्यादा होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति में। ये होना भी चाहिए। और देखिए, हम सब लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी कोलिजियम सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ, लेकिन बात वो नहीं है मैं बेनिफिशियरी हूँ या नहीं हूँ, बात यह है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जी। ऐसे लोग ही हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए जिनका एक कैलिबर हो, जो न्याय सिस्टम से जुड़े हुए हों, जो न्याय करने की जिनकी ख्वाहिश भी हो। तो कई बार देखा गया है कि खासकर कई जगहों पर कि ऐसे वकील भी हाई कोर्ट में आते हैं जिनके पास शायद गिनती के ब्रीफ रहे हों। तो इस पारदर्शिता लाना, पॉलिटिकल एफिलिएशन और कई मसले होते हैं, पर्सनल एफिलिएशन, तो इन चीज़ों से परे उठ के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो एक सिस्टम है, एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर वाली अदालतों में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। उसमें पारदर्शिता की बिल्कुल ज़रूरत है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट भी होना है और अकाउंटेबल भी होना है। इंडिपेंडेंस बाई एंड लार्ज इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं गुंजाइश है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की, और नियुक्ति के मामले में खासकर बढ़ाने की गुंजाइश। जी, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, वो स्वतंत्र है, काफ़ी हद तक जवाबदेही भी है। लेकिन एक अजय वर्मा जी, जो आम जनता से जुड़ा सवाल है वो है करप्शन का। खास तौर से जो निचली अदालतें हैं उनमें अक्सर इस प्रकार के सवाल व्यवस्थागत रूप से आते हैं कि जिसमें आम आदमी को न्याय के लिए
भ्रष्टाचार से भी दो चार होना पड़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इस पहलू को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली का एक एग्जांपल देता हूं कि कई जजेस जो हैं, इंस्पेक्टिंग जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के होते हैं, जो बिगर बताए हुए कभी कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इंस्पेक्शन पे चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी जज साहब की कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज साहब बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है। तो कई बातों की जो ये पारदर्शिता की बात है अपॉइंटमेंट की, वो मैं एग्री करता हूं कि वो होना चाहिए, लेकिन ये करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जहां तक जिस माननीय उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के जजेस को काफ़ी एक्टिव होना पड़ेगा, और अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलर इंस्पेक्शंस की ज़रूरत है जी। और अगर किसी तरीके की कोई एलिगेशंस आती, देखिए कई बार होता है कि कुछ मोटिवेटेड एलिगेशंस भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जज कोई मुकदमा सुन रहे हैं, उनके खिलाफ कई बार मोटिवेटेड एलिगेशंस भी आती है, तो उनके ऊपर कोई एक जजेस की कोई कमेटी ऑलरेडी होनी चाहिए, और जहां तक मैं समझता हूं कुछ है कमेटी, तो उस पर गहराई से उस पर जांच होनी चाहिए इंटरनली। अगर उसके खिलाफ कुछ पाया जाए तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पिछले दिनों माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं, ये सबको जग जाहिर है। जाहिर सी बात है, अगर देश के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जी ये बात कहते हैं कि पारदर्शिता व्यवस्था में आए, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में खासतौर से, उसमें पारदर्शिता आए, वो चाहे केस की लिस्टिंग का मामला हो या दूसरे पहलू हो, तो जाहिर सी बात है कि जो न्यायिक व्यवस्था के जवाबदेह लोग हैं वो भी चाहते हैं कि सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आए। तो एक अच्छी उम्मीद है जो नए मुख्य न्यायाधीश ने न्याय की दृष्टि से देश को दिखाई एक रहा, तो उम्मीद करते हैं कि इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।